जय हिंद साथियों। ईओ आरओ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल की कक्षाओं में अपन राजस्थान भूगोल एक अध्ययन को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत अगर रेगुलर सीईटी एक बहुत बड़ा जो आयोजन है और उस पर सफलता रेगुलर मेहनत से ही अपन सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सीईटी के बारे में अपने को रेगुलर अभ्यास की जरूरत है। तो अतः सभी साथी नियमित कक्षाएं लगाए और अपन सूक्ष्म से लेकर अच्छी तरीके से सही दिशा में अध्ययन को लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए एक कहावत भी है, एक दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पर फिर सील पर परत निशान। तो लगातार घसने से क्या है कि सील यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो रेगुलर अगर अपन क्या है कि इसका रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो अपन क्या है कि सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो राजस्थान का भूगोल प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और अपन ने क्या किया कि अगर राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत देखें तो अपन ने यह क्षेत्र जो 50 सेमी वर्षा रेखा से यानी 10 से 50 सेमी, इसमें 10 वाला एक क्षेत्र अपन ने बांटा था, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन ने बोला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें 10 से लेकर के 25 सेमी वर्षा रेखा। और इसको अपने दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त, ये वाला बालू का स्तूप युक्त कह सकते हैं, और ये वाला बालू का स्तूप है मुक्त, इसके पास पास वाला बालू का स्तूप है मुक्त। दो भागों में इसको बांटा। फिर अपन ने घग्गर बेसिन, ये वाला घग्गर बेसिन, इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का क्षेत्र सम्मिलित किया था। और इसके अंतर्गत की भी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये घग्गर बेसिन के अंतर्गत अपन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद घग्गर बेसिन, और उसके बाद में शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ घग्गर बेसिन में शामिल किया। 1, 2, 3 क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र अपने शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र बांटा, जिसके अंतर्गत शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले 3 जिले सम्मिलित कर लिए। और उसके बाद में ये नागौर उच्च भूमि प्रदेश, और उसके बाद में गोडवाड़ा बेसिन के अंतर्गत अपने पास पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर का पूरा क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद अपने अरावली का अध्ययन किया। अरावली जो कर्णवत रूप में है, इसको अपन ने 3 भागों में बांटा। उत्तरी अरावली, जिसके अंतर्गत तोरावाटी और अलवर की पहाड़ियां समानांतर है। और उसके बाद में मध्यवर्ती अरावली, इसके अंतर्गत उत्तरी अरावली में अपने 5 जिलों को शामिल किया था, जयपुर, अलवर और दौसा, और इस साइड के शेखावटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू। और उसके बाद में मध्य अरावली के अंतर्गत अपन ने किसको शामिल किया था, अजमेर को और राजसमंद को, और कुछ हिस्सा टोंक का, आधा हिस्सा राजसमंद का। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अपन ने इसको 3 भागों में बांट दिया। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अपन ने कितने जिलों को शामिल किया था, एक सिरोही आबू खंड के अंतर्गत और मेवाड़ खंड के अंतर्गत अपन ने किसको शामिल किया, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर को शामिल किया। तो ये अपन ने कितने 6 और 3 9 प्रदेशों के बारे में अपन अध्ययन मुख्य रूप से कर चुके हैं। अब अरावली के अध्ययन में कुछ चीजें बची हुई है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अरावली के प्रदेश में बची हुई चीजों में एक तो प्रमुख 15 या 16 जो प्रमुख चोटियां हैं उसको अपन लेके चलते हैं। अरावली की प्रमुख चोटियां, अरावली की। तो इसमें अपन क्या है कि जो भी है वो अपन ले लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले तो अपने पास कौन सी है, गुरु शिखर, जो पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और सिरोही जिले में है ये गुरु शिखर। उसके बाद में दूसरी चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, और ये भी सिरोही जिले के अंतर्गत शामिल है। तीसरी चोटी अपने पास हो जाएगी दिलवाड़ा या देलवाड़ा, जो जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, 1442 मीटर।
दिलवाड़ा। उसके बाद में ये सब सिरोही के अंतर्गत है, ये भी सिरोही में। चौथी है जरगा। जरगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर और ये उदयपुर में है। और पांचवी चोटी है अचलगढ़। 1380 मीटर और ये पड़ती है सिरोही में। अचलगढ़ का किला भी है। तो ये पांच मुख्य चोटियां, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 है सिरोही में, शेर 1597 सिरोही में, दिलवाड़ा देलवाड़ा 1442 है सिरोही में, जरगा 1431 है उदयपुर में और अचलगढ़ 1380 सिरोही के अंतर्गत। ये अपने पांच चोटियां प्रमुख हो गई। छठी चोटी अपने पास हो जाएगी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है अपनी 1224 मीटर, 1224 मीटर। और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला भी है। तो अरावली की मुख्य विशेषताओं में तीन चार बातें। तो मुख्य रूप से अरावली नदियों की जननी है, झीलों की जननी है, किलों और मंदिरों की भी जननी है। तो इसमें किले भी मुख्य रूप से है, जैसे ये भी, और मंदिर जैसे अपने पास दिलवाड़ा है तो उसके मंदिर फेमस है, अचलगढ़ का भी किला है और कुंभलगढ़ का भी किला है। उसके बाद में अपने पास सातवीं बड़ी चोटी हो जाएगी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर शिखर में। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ ये सब की सब चोटियां किसमें आ जाएगी? दक्षिण अरावली के अंतर्गत है, शामिल हो जाएगी। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत शामिल हो जाती है। रघुनाथगढ़ किसमें आती है? उत्तरी अरावली के अंतर्गत है, शामिल होती है। उसके बाद में आठवीं चोटी हो जाएगी ऋषिकेश। ऋषिकेश की जो अपने पास ऊंचाई है वो 1017 मीटर है, 1017 मीटर है और ये सिरोही में है, सिरोही में है। और उसके बाद में 8 चोटी अपनी बड़ी बड़ी हो गई और 9वीं चोटी अपने पास हो जाएगी कमलनाथ। कमलनाथ चोटी है, उसकी ऊंचाई अपने कितनी हो जाएगी? 1001 मीटर और उदयपुर के अंतर्गत 1001 मीटर और उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। तो ये 9 चोटियां मुख्य मुख्य हो गई। और चोटियों की अगर बात करते हैं, 10वीं चोटी हो जाएगी सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ चोटी है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 938 मीटर, 938 मीटर उदयपुर में हो जाएगी। 11वीं चोटी की अगर अपन बात करें तो सबसे ऊंची है, वो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। गोरमजी, मोरमजी और टाटगढ़, एक ही चोटी को कहते हैं टाटगढ़, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर और कहां पड़ती है? अजमेर के अंतर्गत पड़ती है। उसके 934, हाँ 937, सॉरी, ये 937 मीटर हो जाएगी गोरमजी और मोरमजी। उसके बाद में जो चोटी है 12 नंबर पे अपने पास हो जाएगी खो चोटी। खो है वो किसके अंतर्गत पड़ती है? जयपुर के अंतर्गत पड़ती है और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर, यानी उत्तरी अरावली के अंतर्गत शामिल हो जाती है। और 13 नंबर हो जाएगी सायरा। सायरा चोटी है, उसकी ऊंचाई है वो 900 मीटर है और ये उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। कुछ चोटियों में विवाद की भी स्थिति है, परंतु मुख्य जो चोटी है 5-6 जो टॉप है उसके अंतर्गत किसी प्रकार का विवाद नहीं है। बाद की जो चोटियों है कुछ को की पहाड़ियों में शामिल कर लिया जाता है और उनको फिर उनकी गिनती चोटियों के अंतर्गत नहीं होती है। तब ये क्या है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है क्रम में। तो सायरा 13 नंबर और उसके बाद में अपने पास 14 नंबर बड़ी ऊंची चोटी हो जाएगी तारागढ़। तारागढ़ भी क्या है? अपने पास पहाड़ी किला है अजमेर के अंतर्गत और इसकी ऊंचाई 873 मीटर।
अजमेर में। 15 नंबर की बड़ी ऊंची चोटी अपने पास हो जाएगी बिलाली, ये भी उत्तरी अरावली के अंतर्गत है, शामिल होती है बिलाली। बिलाली जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 775 मीटर, 775 मीटर, और ये अलवर जिले में शामिल है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत है, सम्मिलित हो गई। उसके बाद में 16 नंबर चोटी हो जाएगी रोजा भाकर, रोजा भाकर, जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर, और यह कहां पड़ती है, जालोर के अंतर्गत है पड़ती है। वैसे जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं उसमें सबसे ऊंचा जो शिखर है वो डोरा पर्वत माना जाता है, तो इसीलिए मैं बता रहा था कुछ उसमें अपवाद है हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो चोटियां हैं वो प्रमुख चोटियां अरावली की यही है। और अरावली के अंतर्गत और बात करें तो ये मुख्य चोटियां हो गई गुरु शिखर 1722 सिरोही में, ये सब सिरोही, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये 6 की 6 चोटियां किस्म के अंतर्गत आती है, दक्षिण अरावली में आती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो 1055 मीटर शिखर में आती है। ऋषिकेश सिरोही में, फिर कमलनाथ सिरोही में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये भी दक्षिण में आ गई। गोरमजी टाटगढ़, ये मध्य अरावली की 2 चोटियां आती है, एक तो गोरमजी टाटगढ़ 937 मीटर, एक तारागढ़ आती है। और उसके बाद में उत्तरी अरावली में फिर खो आती है और बिलाली आती है, और मुख्य चोटी उत्तरी अरावली में अपने पास है रघुनाथगढ़ शिखर हो गई। और बाकी ये क्या है कि जो रोजा भाकर वाली है वे दक्षिण अरावली का पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये शामिल होती है। रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये अपन पढ़ के आए थे ना, उसके अंतर्गत ये शामिल हो जाती है। ये अरावली की मुख्य चोटियां सम्मिलित हो गई। अब दूसरी बात अपन बात करते हैं कि अरावली में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। अरावली की प्रमुख झीलें, झीलों के अंदर बांध भी शामिल हो जाते हैं, परंतु अपन पुराने समय की जो मुख्य झीलें थी उनको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली में झुंझुनू और शिखर सम्मिलित होती है, उसमें कोई खास बड़ी झील पुराने समय में नहीं थी। और उसके बाद अपने पास आता है अलवर। अलवर में सिलीसेड फेमस झील है, सिलीसेड फेमस झील है। और उसके बाद में जयसमंद भी उत्तरी अरावली की अलवर के अंतर्गत है। जयसमंद भी एक झील मानी जाती है। तो अलवर की प्रमुख झीलों में सिलीसेड और जयसमंद शामिल हो जाएगी। अब दूसरा नंबर अपने पास आता है जयपुर। जयपुर जिले में सांबर फेमस झील है, सांबर और मानसागर फेमस झील है। जयपुर के बाद में अपने पास आ जाएगा दौसा में कोई खास पुराने समय में कोई झील खास नहीं है। इसके अंतर्गत अपने पास 2 ही मुख्य झीलें आ जाएगी, अलवर जिले में और जयपुर जिले में झीलें वही सम्मिलित कर सकते हैं। अपना मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। बाकी जब झीलों का अध्ययन करेंगे तो उसका एकदम क्या लेंगे, जितने भी जिले के अंतर्गत शामिल है वो सारी जिले ले लेंगे, उसमें बांध की भी गिनती हो जाएगी। उसके बाद में अजमेर, मध्य अरावली में बात करें तो अजमेर में कौन कौन सी जिले हो जाएगी। फाय सागर, अजमेर के अंतर्गत अपने पास है फाय सागर हो जाएगी, एक अन्ना सागर हो जाएगी, अन्ना सागर, और तीसरी धार्मिक झील हो जाएगी पुष्कर। ये मध्य अरावली के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत है, ये मुख्य झील अपने पास है, सम्मिलित हो जाएगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 4 नंबर पे अपने दक्षिण अरावली की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा झीलें अपन शामिल कर सकते हैं उदयपुर में अपने पास कौन कौन सी जिले सम्मिलित हो जाएगी। उदयपुर में फतेह सागर, पिछोला झील हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी, और उदय सागर झील हो जाएगी। उसके बाद में राजसमंद जिले का नाम ही झील के नाम पर है,
तो राजसमंद इसकी मुख्य झील हो जाएगी, राजसमंद। और उसके बाद में सिरोही, सिरोही में पुराने समय में एक ही झील है जो माउंट आबू नक्की झील है, नक्की झील माउंट आबू में है, जिसका निर्माण यह माना जाता है कि देवता ने अपने नाखूनों से किया था। और उसके बाद में एक जिला बच जाएगा अपने पास, भीलवाड़ा में खास जिले नहीं है, बांध वाले हैं सारे, पुराने समय की झील नहीं है। उसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक गेब सागर नाम की फेमस झील है, गेब सागर नाम की। तो ये प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हो गई, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हो गई? तो प्रमुख झीलें ये वाली मध्य अरावली में हो गई, और ये बाकी सब किस में हो जाएगी? दक्षिण अरावली में। तो ये मुख्य मुख्य झीलें हैं कि अलवर के अंतर्गत सिल्ली सेड और जयसमंद हो गई, उदयपुर में और अपने जयपुर में सांबर और मानसागर हो गई, अजमेर में फाय सागर, राना सागर और पुष्कर झील हो गई, उदयपुर में फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद और उदय सागर झील हो गई, राजसमंद में राजसमंद झील हो गई, सिरोही में नक्की झील जो माउंट आबू में है, और डूंगरपुर में गेब सागर हो गई। ये अपने होगी जिले। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में इन जिलों में जो अपने ये जिले है 13, उसमें मुख्य मुख्य नदियां कौन कौन सी है उसका भी अपने बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं इस क्षेत्र में प्रमुख है नदियां कौन कौन सी है। इसी क्षेत्र के अरावली के तीनों क्षेत्र की तीनों भागों में प्रमुख जिलों के अंतर्गत नदियों की अगर बात करेंगे तो मुख्य नदियां कौन कौन से जिलों के अंतर्गत, अरावली के 13 जिलों की अगर नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन से जिलों में मुख्य रूप से? उत्तरी अरावली में सबसे पहले बात करते हैं। उत्तरी अरावली में अपन ने किसको 5 जिलों को शामिल किया था। शेखावटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू, और बाकी अलवर, जयपुर और दौसा को अपन ने शामिल किया था। तो सबसे पहले इसी के अंतर्गत बात करते हैं सीकर की। सीकर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं तो इसको अपने कंप्लीट बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सी हो जाएगी? कांतली। कांतली नदी का उपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। ये उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ियां। मुख्य रूप से सीकर जिले के अंतर्गत है कांतली नदी ही मानी जाती है। बाकी छोटी छोटी क्या है कि ये जो है सीकर जिला, सीकर जिले के दक्षिण भाग में छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, उसके अंतर्गत अगर छोटी छोटी, और उनकी लंबाई बहुत ही कम है। कांतली नदी की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है, और कांतली नदी सीकर और सीकर से बहती हुई झुंझुनू में जाती है, और सीकर और झुंझुनू में इसका कांतली नदी का उपवा क्षेत्र वो तोरावाटी कहलाता है। तो और ये राजस्थान की दृष्टि में अगर राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के अंतर्गत ही विलीन हो जाती है, तो अंतः प्रवाह की दृष्टि सिर्फ राजस्थान की दृष्टि से देखें तो कांतली सबसे बड़ी है। बाकी अगर पूरे भारत में और आंतरिक अपवाह का सबसे बड़ा उदाहरण है वो घग्गर है। तो कांतली हो गई। कांतली के बाद में अपन दूसरी महत्वपूर्ण नदियां इसके अंतर्गत है दोहन, कृष्णावती, ये छोटी छोटी नदियां हैं। दोहन, कृष्णावती, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ पर्वत भी है और इसी से नदी निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रघुनाथगढ़ नदी भी कहते हैं। मेंथा, मेंथा तो जयपुर से निकलती है। मेंथा मनोरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, और ये कहां बहती है? जयपुर और सीकर में बहती है, सांबर झील के अंतर्गत गिर जाती है मेंथा या मेंढा, मेंढा शामिल हो जाती है। और उसके बाद में साहिबी, और 5 नंबर पे हो गई, और 6 नंबर पे साहिबी। ये छोटी छोटी नदियां मानी जाती है, मुख्य रूप से कांतली और कहां से निकलती है। बाकी ये जो दोहन नाम की पहाड़ी है, ये मतलब खंडेला सीकर से निकलती है लगभग नदियां। वहां जो खंडेला की पहाड़ियां हैं उसी से ये निकलती है, तोरावाटी की पहाड़ियों से। उसके बाद में झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले के अंतर्गत बात करते हैं। झुंझुनू जिले में सिर्फ एक ही नदी है, कांतली। कांतली और कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, 100 किलोमीटर है। झुंझुनू से, सीकर से निकल करके झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। सिर्फ इसमें एक ही नदी है, कांतली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत और अपना जिला शामिल कौन सा हो जाएगा? अलवर।
अब अलवर जिले में अलवर, जयपुर और झुंझुनू अपने पास है, बाकी हो जाएंगे शामिल। तो इसमें अलवर जिले में सबसे मुख्य महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूपारेल। रूपारेल नदी है जो कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ पहाड़ियों से, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है रूपारेल नदी। और कौन से जिले के अंतर्गत आती है? अलवर जिले के अंतर्गत शामिल होती है। हर्षनाथ पहाड़ी आपको पता ही है, एक हर्ष है और एक हर्षनाथ पहाड़ी है। हर्षनाथ पहाड़ी है वो तो अलवर जिले के अंतर्गत पड़ती है, और हर्ष पर्वत सीधा है वो सिक्कर के अंतर्गत पड़ता है। रूपारेल नदी यहां से निकलती है। उसके बाद में साबी नदी भी अलवर जिले में बहती है, दूसरी हो जाएगी साबी। और साबी नदी अपन पढ़ के आए थे, शेवर की पहाड़ियों से निकलती है। शेवर की पहाड़ियां जयपुर से, ये अलवर से निकलती है, और ये साबी नदी शेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। गौर, सोटा, ये छोटी छोटी नदियां हैं बाकी। गौर, सोटा, सोटा नदी क्या है कि इनकी सहायक नदी है साबी की, और ये अपनी विनाश लीला के लिए भी फेमस रही है। काली चूहड़, काली चूहड़, ये मुख्य मुख्य नदियां सम्मिलित होगी। उसके बाद में जयपुर जिले की बात करते हैं। तो जयपुर जिले में मुख्य नदियां कौन कौन सी है? तो जयपुर जिले में सबसे महत्वपूर्ण नदी है बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा कहां से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है बाणगंगा। और उसके बाद में मोरेल, दूसरी नदी हो जाएगी मोरेल नदी। मोरेल है वो चैनपुरा बस्सी से निकलती है, चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। चैनपुरा पहाड़ियां, और बस्सी कहां पड़ता है? जयपुर में ही पड़ता है। तो दूसरी, पहली बाणगंगा हो गई, दूसरी हो गई मोरेल, और तीसरी मेंढा। मेंढा या मेथा, मेंढा और मेथा नदी कहां से निकलती है? मनोरपुरा की पहाड़ियों से। मनोरपुरा पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, और ये सीकर में बहती हुई सांबर झील के अंतर्गत गिर जाती है। मनोरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ढूंढ नदी, उसके बाद में 4 नंबर पर हो जाएगी ढूंढ नदी। ढूंढ भी जयपुर की मुख्य नदी मानी जाती है। और ढूंढ नदी कहां से निकलती है? ये अगर बात करें तो धींगपुरा सिरोल से निकलती है। धींगपुरा सिरोल जयपुर से निकलती है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण नदी होगी। पांचवी महत्वपूर्ण नदी के अंतर्गत बात करें तो रतनगंगा, ये छोटी छोटी नदियां हैं, नदी नाला कह सकते हैं जिसको, रतनगंगा। रतनगंगा हो जाएगी। छठी नदी के अंतर्गत अगर बात करें तो बांडी हो जाएगी, मासी हो जाएगी। बांडी, बांडी कहां से निकलती है? सामोद से। सामोद से बांडी निकलती है, ये भी जयपुर से ही निकलती है। और उसके बाद में मासी, मासी नदी है, ये क्या है कि अजमेर से निकलती है। सिरोला पहाड़ी अजमेर से निकलती है। सिरोला पहाड़ियां किशनगढ़ में पड़ती है, ये अजमेर से निकलती है। तो ये मुख्य मुख्य नदियां कौन कौन सी होगी? सीकर में कांतली, दोहन, कृष्णावती, रघुनाथगढ़, मेंथा, मेंढा और साई भी हो गई। उसके बाद में झुंझुनू में सिर्फ कांतली हो गई। और अलवर में रूपारेल, साबी, गौर, सोटा, ये नदियां और कालीचूड़ हो गई। और जयपुर के अंतर्गत बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से, मोरेल चैनपुरा की पहाड़ियों से, और मेंथा मनोरपुरा की पहाड़ियों से, ढूंढ धींगपुरा सिरोल जयपुर से निकलती है, रतनगंगा बांडी सामोद से निकलती है, और मासी सिरोल पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। सामोद जयपुर में पड़ता है। तो ये अपने उत्तरी अरावली की जो जिले हैं पांचों जिलों के अंतर्गत मुख्य मुख्य नदियां कौन सी और कहां से निकलती है। बाकी ये इसकी सहायक नदियां, मुख्य मुख्य नदियों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। सिर्फ अपने एक बार इनको अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि किस जिले में कौन सी नदी शामिल है। ये सब अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। तो नदी, झीलें ये मुख्य स्रोत है, और किले ये अपने अरावली की मुख्य स्रोत है।
तो अब मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है? इसी के अंतर्गत ये 3 और 2 4 जिले हुए, 5वां जिला एक बच जाएगा दौसा। 5 जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और दौसा में अपने पास कौन कौन सी नदी हो जाएगी? बाणगंगा। बाणगंगा पता है कहां से निकलती है? बेराट, जयपुर से निकलती है। बेराट पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। और एक दूसरी नदी दौसा के अंतर्गत दूसरी कौन सी हो जाएगी? मोरेल नदी हो जाएगी। मोरेल। मोरेल नदी कहां से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियां। चैनपुरा पहाड़ियां बस्सी, और ये भी जयपुर से निकलती है। तो दौसा के अंतर्गत सिर्फ 2 ही नदियां शामिल हो जाएगी। तो उत्तरी अरावली के जो 5 जिले हैं उसमें कौन कौन सी नदियां हैं उनका अपना कंप्लीट अध्ययन ले लिया। बाकी नदियों के बारे में विस्तार से कहां जाती है, कौन कौन से जिलों में बहती है और कहां जाके ये समाप्त होती है, कौन सी नदी में मिलती है, ये नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु एक बार अपने को ये बड़ा बड़ा व्यू ध्यान में रखना है कि इस जिले के अंतर्गत ये नदियां आती है और इन पहाड़ियों से निकलती है, क्योंकि नदियों का उद्गम स्रोत अपने पास क्या है? अरावली ही है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत मुख्य जिले और जिलों के हिसाब से कौन कौन सी नदियां थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया। और ये सब नदियां कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ी से ही निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। अब आगे अपन बात करते हैं मध्य अरावली में। मध्य अरावली में 3 जिले सम्मिलित है। मध्य अरावली, मध्य अरावली में 3 जिला हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा अजमेर। सबसे पहले अजमेर जिला। तो अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियां शामिल होती है? महत्वपूर्ण नदी तो पता ही है, लूणी, जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, मरुस्थलीय क्षेत्र की, जिसमें अर्ध शुष्क वाला स्थान। और लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र तो क्या कहलाता है? गोडवाड़ा भी कहलाता है। ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। और कहां से निकलती है? नागपहाड़ से। नागपहाड़, नागपहाड़ कहां से निकलती है? अजमेर से ही निकलती है लूणी। और उसके बाद में बनास, अजमेर जिले में बहती है। ये भी बनास निकलती है कहां से? बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर पहाड़ियां उदयपुर से, उदयपुर से। और ये बड़ी नदी है। लूणी भी 6 जिलों में बहती है और बनास भी 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। एक नदी हो जाएगी खारी। खारी नदी कहां से निकलती है? बिजराला की पहाड़ियों से। बिजराला पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और ये भी अजमेर जिले के अंतर्गत बहती है। एक डाई नदी हो जाएगी। डाई नदी हो जाएगी, ये नशीराबाद से निकलती है, अजमेर से। नशीराबाद, जो 1857 की क्रांति के समय में छावनियां थी, उसी में नशीराबाद में भी क्रांति होती है। ये डाई नदी नशीराबाद अजमेर से निकलती है। उसके बाद में हो जाएगी बांडी। बांडी तो जयपुर से अपन पढ़ के आए थे पहले। बांडी, सामोद, सामोद जयपुर से निकलती है। और एक हो जाएगी सागरमती। सागरमती भी कहां पड़ती है? अजमेर। वैसे लूणी नदी की शुरुआत को वैसे सागरमती कहते हैं। शुरुआत में सागरमती कहलाती है, 2 शाखा मिलती है, उसके बाद में लूणी बनती है। तो ये हो जाएगी अजमेर जिले के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां होगी? लूणी होगी नागपाड़ से, बनास हो गई खमनोर उदयपुर से निकलती है, खारी हो गई बिजराला की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, डाई नशीराबाद अजमेर से निकलती है, बांडी सामोद जयपुर से निकलती है, और सागरमती अजमेर से होगी। तो अजमेर जिले में ये नदियां होगी। उसके बाद में टोंक जिले की बात करते हैं। टोंक जिले के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल है? टोंक नदी के अंदर वही, टोंक जो जिला है उसमें 3 नदियां और वही है, बनास, खारी और मानसी। एक हो जाएगी बनास। और बनास कहां से निकलती है? ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, खमनोर की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। दूसरी हो जाएगी खारी। खारी कहां से निकलती है? बिजराला की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और एक हो जाएगी मासी। मासी नदी कहां से निकलती है? ये शिरोला किशनगढ़ से निकलती है, अजमेर से। शिरोला किशनगढ़
अजमेर से निकलती है। तो टोंक जिले के अंतर्गत अपने पास कितनी नदियां आ जाएगी? 3 ही नदियां अपने वहां से शामिल हो जाएगी। उसके बाद में राजसमंद की बात करते हैं। राजसमंद जिला, तीसरा जिला मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। राजसमंद जिले में कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले तो अपने पास बनास है। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां, उदयपुर से, उदयपुर से हो गई। उसके बाद में अपने पास हो जाएगी कोठारी, दूसरी नदी हो जाएगी कोठारी। कोठारी नदी कहां से निकलती है? अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और तीसरी नदी अपने पास कौन सी हो जाएगी? खारी। और खारी कहां से निकलती है? बिजराला की पहाड़ियों से। तीसरी हो जाएगी खारी, बिजराला पहाड़ियां राजसमंद, राजसमंद से निकलती है। उसके बाद में अपने पास हो जाएगी चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा, चंद्रभागा ये आमेट की पहाड़ियों से निकलती है। आमेट की पहाड़ियां राजसमंद, राजसमंद से निकलती है। और अपने पास पांचवी नदी कौन सी हो जाएगी? गोमती। तो ये राजसमंद जिले के अंतर्गत मुख्य नदियां होगी। मध्य अरावली में अजमेर, टोंक और राजसमंद के अंतर्गत मुख्य नदियां कौन सी शामिल होगी? अजमेर में लूणी, बनास, खारी, डाई, बांडी और सागरमती हो गई। उसके बाद में टोंक में बनास, खारी और मानसी हो गई। और राजसमंद में बनास, कोठारी, खारी और चंद्रभागा नदियां सम्मिलित हो गई। तो ये मुख्य नदियां मध्य अरावली के अंतर्गत इन नदियों को अपन शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास हो जाएगी दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी नदियां हैं। अब दक्षिणी अरावली में महत्वपूर्ण नदियों की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली के पास अपने पास सिरोही, आबू खंडवाड़ा एक भाग हो जाएगा जिसमें सिरोही जिला शामिल है। और बाकी मेवाड़ खंडवाड़ा जिसके अंतर्गत है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद शामिल है। उसमें अगर बात करते हैं मध्य अरावली के बाद में हो जाएगा दक्षिण अरावली। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल होती है? तो सबसे पहले आबू खंड में बात करते हैं तो सिरोही जिले में, सिरोही जिले वाली ज्यादातर नदियां गुजरात की तरफ जाती है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगी अपने पास सबसे पहले पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास एक नंबर पे हो जाएगी महत्वपूर्ण नदी। ये कहां से निकलती है? नया सानवरा, नया सानवरा सिरोही से निकलती है। क्योंकि यहाँ पहाड़ियां ऊंचाई पर है तो यहां से काफी नदियां निकलती है। और सिरोही के अंतर्गत सिरोही और पाली की सीमा से निकलती है सूकड़ी, सूकड़ी पाली सिरोही की सीमा से निकलती है सूकड़ी। और खारी ये लूणी की सहायक नदी है खारी। ये नदी भी कहां से निकलती है? शेरगांव सिरोही से निकलती है। शेरगांव, सिरोही वाली नदियां, सिरोही क्या है कि भूमि से काफी ऊपर उठा हुआ भाग है तो यहीं से नदियां निकलती है वो। और इस जिले में दूसरी जगह से कहीं भी नदी नहीं आती है, दूसरी जगह से निकल करके यहां नदी नहीं आती है। और इसमें हो जाएगी कृष्णावती, कृष्णावती। और पांचवी नदी इसके अंतर्गत हो जाएगी कपाल गंगा, कपाल गंगा। और छठी नदी अपने पास हो जाएगी शिपू, शिपू है वो आबू से निकलती है, माउंट आबू से। शिपू आबू से निकलती है, माउंट आबू से निकलती है। एक सूकली नदी भी निकलती है, सूकड़ी अलग है, सूकली अलग है। सूकली ये भी क्या है कि पाली और सिरोही की सीमा पर से निकलती है, पाली सिरोही की सीमा से निकलती है। एक है दरवोत और आठवीं नदी हो जाएगी दरवोत। तो ये मुख्य नदियां सिरोही जिले के अंतर्गत है। पश्चिमी बनास हो गई, सूकड़ी हो गई, खारी हो गई, कृष्णावती हो गई, कपाल गंगा, शिपू, सूकली और दरवोत नदी शामिल हो गई। उसके बाद में अपन मेवाड़ खंड में बात करते हैं तो उदयपुर आ जाएगा। राजसमंद की नदियां अपन पढ़ चुके हैं। और उदयपुर की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं तो उदयपुर में सबसे पहले निकलती है सोम, जो कि सोम, माई और जाखम, जहां पर बड़ेश्वर संगम है। वो जो सोम, माई और जाखम, माई नदी की सहायक नदी है सोम।
तो सोम कहां से निकलती है? बिछमेड़ा से निकलती है। बिछमेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। बिछमेड़ा उदयपुर से निकलती है। दूसरी हो जाएगी सोम। सोम के बाद में अपने मुख्य नदी हो जाएगी जाखम। जाखम जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है। छोटी सादड़ी ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ से निकलती है। और तीसरी नदी इसके अंतर्गत अपने पास शामिल हो जाएगी बेड़च। बेड़च कहां से निकलती है? घोगुंदा से निकलती है। घोगुंदा उदयपुर से, घोगुंदा उदयपुर से निकलती है। चौथी नदी अपने पास इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी मानसी और वाकल। मानसी और वाकल भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। मानसी, पांचवी वाकल। वाकल नदी की भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। वाकल कहां से निकलती है? घोगुंदा से निकलती है। घोगुंदा से निकलती है। छठी नदी इसके अंतर्गत अपने शामिल हो जाएगी साबरमती, जो गुजरात की महत्वपूर्ण नीति है, पर निकलती कहां से? उदयपुर से। साबरमती जो जिसके किनारे गांधीनगर है, और इसीलिए गांधी जी का जन्म हुआ तो साबरमती का संत है, इसीलिए कहते हैं। ये कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। सातवीं नदी अपने इसके अंतर्गत हो जाएगी गोमती, और फिर सई। सई टनल भी है गोमती। और आठवीं हो जाएगी सई। सई सुरंग है जिससे सई नदी का पानी है वो पहुंचाया जाता है पाली में। तो ये मुख्य मुख्य नदियां उदयपुर जिले की होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं भीलवाड़ा जिले में। तीसरा जिला हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है कौन कौन सी नदियां शामिल है इसमें अंतर्गत अपन बात करें तो भीलवाड़े में हो जाएगी पहले नंबर पर बनास। बनास तो पता ही कहां से निकलती है? खमनौर उदयपुर से निकलती है। उसके बाद में हो जाएगी बेड़च। दूसरी हो जाएगी बेड़च। बेड़च भी घोगुंदा उदयपुर से निकलती है। घोगुंदा उदयपुर से निकलती है। और उसके बाद में हो जाएगी कोठारी, जिस पर आड़ सभ्यता है कोठारी। और कोठारी कहां से निकलती है? दिवेर राजसमंद से। और चौथी नदी इसके अंतर्गत अपने पास हो जाएगी कोठारी के बाद में मेज। मेज नदी है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। और पांचवी नदी अपन इसके अंतर्गत हो जाएगी मेनाल। मेनाल नदी है वो वैसे बूंदी से निकल के आती है और भीलवाड़ा में आती है। मेनाल, मेनाल ये निकलती कहां से है? बूंदी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा माना जाता है। उसके बाद में इसी से हो जाएगी चंद्रभागा। चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी कहां से निकलती है? आमेठ से निकलती है। आमेठ राजसमंद से निकलती है। और सातवें नंबर पे इस पे हो जाएगी खारी और मानसी। खारी कहां से निकलती है? खारी तो अपन पढ़ के आई है, बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है खारी राजसमंद में। बिजराला राजसमंद। और आठवें नंबर पर अपने पास नदी हो जाएगी मानसी। मानसी, मानसी नदी कहां से निकलती है? केकरा भीलवाड़ा से निकलती है। केकरा भीलवाड़ा से निकलती है। उसके बाद एक जिला और बच जाएगा अपने पास चित्तौड़। चित्तौड़ में बाकी सभी नदियां हैं वो क्या है कि मध्य प्रदेश से निकल के आती है या फिर दक्षिण के पठार से निकलती, दक्षिण का जो पठार है उससे निकल के आती है। परंतु दो नदियां हैं जो इस साइड से अरावली साइड से जाती है, वो अपन बात करते हैं बनास और बेड़च। बनास और दूसरी हो जाएगी बेड़च, एक घोगुंदा से और एक खमनौर से। तो ये मुख्य मुख्य नदियां अरावली की, दक्षिण अरावली की कौन कौन सी नदियां होगी? सिरोही में पश्चिमी बनास, सूकड़ी, खारी, कृष्णावती, कपालगंगा, शिपू, सूकली, तरवोत। और उसके बाद उदयपुर से सोम, जाखम, बेड़च, मानसी, वाकपल, सागरमती, गोमती, ये नदियां होगी। और भीलवाड़ा में बनास, कोठारी, मेज, बेड़च, मेनाल, चंद्रभागा, खारी और मानसी। और चित्तौड़गढ़ में बनास और बेड़च। तो ये मुख्य मुख्य नदियां
इन जिलों में अरावली से जो भी नदियां निकलती है वो इसमें अपने कंप्लीटली शामिल कर लिए। एक बार इनका सिर्फ नाम याद रखोगे, उसके बाद जब नदियों में इसका अध्ययन करेंगे तो कौन सी नदी कौन से जिले के अंतर्गत बहती है और कहां जाती है और किस नदी के अंतर्गत मिलती है, इसका वृहद अध्ययन अपन नदियों के अंतर्गत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।